इसने 4th अटेम्प्ट में, जो कि इसका लास्ट अटेम्प्ट था, उसमें हुआ है। और ये तब जब पहले में कॉन्फ्रेंस आउट और सेकंड थर्ड रिटर्न ना निकले। तीसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो मेरे अंदर से काफी ज्यादा हो गया, अब तो करना ही है। गांव से जुड़ा हुआ लड़का है, मैंने पहले ही मेंशन करा था। हाँ जी, क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ फतेह के इस नए एपिसोड में। हम आए हैं राजस्थान। आप देख रहे हो, पूरी फील आपको राजस्थान की आ ही रही होगी। विजेंद्र से जब बात हुई तो मुझे जयपुर जाना था, तो मैंने कहा जयपुर ही आ जा। तो उसने बोला कि भाई सर नहीं आ सकते एक हफ्ते तक। मैंने क्यों? कह रहे सर घर पे ना खेती आ रखी है, तो मैं फसल काटने में थोड़ा सा बिजी हूँ मैं। तो मैंने कहा अब तो मैं तेरे घर ही आऊँगा तेरे खेत कलियान ही देखने मुझे। तो है वो एक्चुअली, आप देखो राजस्थान की कंप्लीट फील है। बहुत अच्छी जगह पे भाई का गांव है। तो हम जा रहे हैं, रास्ते में अभी रुके थे 2 मिनट के लिए। 10 मिनट की दूरी पे विजेंद्र घर बच गया है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं विजेंद्र की कहानी। राजस्थान के छोटे से गाँव का लड़का जब अफसर बन सकता है तो आप क्यों नहीं। जी तो भाई फाइनली हमने आपको नजारे तो दिखाए, कितने बेहतरीन नजारों से गुजर के हम यहाँ पर आए हैं। मतलब ये आपको बोलना चाहूंगा विजेंद्र, मतलब बहुत ब्यूटीफुल, मतलब जिन रस्तों से हम आए ना सच में बहुत ब्यूटीफुल था। मतलब मुझे नहीं पता राजस्थान भी इतना ब्यूटीफुल है। मतलब नॉट ओनली नेचुरल ब्यूटी, मतलब ग्रीनरी भी बहुत मिली हमें। ठीक है, पहाड़ वहाड़ मस्त लगे हुए। तो फाइनली रात के बज गए हैं 8 और हम पहुंच गए हैं विजेंद्र के घर। तो विजेंद्र अपने बारे में सब कुछ खुद ही बताएगा। तो सबसे पहले तो विजेंद्र वेलकम टू आवर फतेह शो। कैसा लग रहा है? थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने एक बार पहले अपनी स्कूल के किसी लड़के का इंटरव्यू देखा था। दैट टाइम मुझे लगा कि मुझे भी शायद कभी मौका मिलेगा और फॉर्चुनेटली मुझे आज मिल गया। काफी मुझे सर अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैंने कब सर 2020 में उस टाइम लॉकडाउन लग रहा था, आवाज लखनऊ, मैंने सर का देखा था। उस टाइम पे सर पढ़ा रहे थे। इनफैक्ट उस टाइम मैंने सोचा नहीं था कि मैं सर के साथ आके ऐसे कुछ बात कर पाऊंगा। एंड दिस टाइम आई एम रियली फीलिंग प्राउड कि सर मेरे इतने पास खड़े बात कर रहे हैं। नहीं भी, और जिस लड़के की बात कर रहा है वो लड़का हिमांशु, अगर आपको याद हो एनडीए 147 का लड़का था हिमांशु। बहुत डेडिकेटेड बच्चा था, वो भी डेडिकेटेड अबाउट एनडीए प्रिपरेशन। उसका भी एपिसोड मैंने डाला था, उसी के स्कूल से इनफैक्ट है, सेम क्लास के इनफैक्ट ये। तो ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड के बारे में बताओ। आप कहाँ से आते हो विजेंद्र, और फैमिली बैकग्राउंड क्या है? सर मैं अभी यहाँ पे सिक्कर में, राजस्थान में सिक्कर में एक छोटा सा गांव है केपुरा, वहां रहता हूँ। पापा मेरे पहले बाहर काम करते थे, अभी गांव में छोटी सी दुकान है। हम 3 भाई बहन, सबसे बड़ी सिस्टर है, सब मेरी है, लेकिन अभी आरएस की प्रिपरेशन कर रही है। अच्छा। और जो बड़े भैया हैं पहले आईसीआर में थे जम्मू कश्मीर, फिर वहां से सिर्फ उन्होंने वेटनरी में किया, अभी वहाँ पे 4th ईयर वेटनरी में कर रहे हैं। मैं खुद सर मैंने अभी यहाँ पे 6th क्लास में सैनिक स्कूल ज्वाइन किया, वहां से मैंने 12th कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने इंडिया के लिए प्रिपेयर किया और अभी मेरा बताइए इतने बाकी। अच्छा, तो ये भी इसकी मैंने भी फोटो देखी थी। तो भाई जब सैनिक स्कूल तुमने 6th क्लास में दिया था तब क्या रैंक आई थी तुम्हारी? उसकी सर आपको मैं बता दिया, आई मेंशन कि उसकी थोड़ी सी लिटिल बिट अलग स्ट्रेटेजी थी, अलग कुछ हुआ था सर। इट वाज अ केस अगले माय रैंक वाज 9th, बट वहां पे कुछ थोड़ा इश्यू हो गया था। मेरे को मेरिट आउट कर दिया। अगेन मैंने दोबारा तैयारी की और फिर मैंने सेकंड टाइम मैंने सेकंड रैंक की। उस टाइम फिर मेरा 2012 में जो सिलेक्शन होना था वो मेरा 14th के अंदर सिलेक्शन हुआ। तो गैप, बट थोड़ा एक्सपीरियंस्ड गैप था मेरा। रैंक 2 लेकर आया। और अब मैं ये उम्मीद करता हूँ, मुझे नहीं पता ये एपिसोड मेरिट के बाद आएगा पहले आएगा, कि यहाँ भी अच्छी रैंक के साथ विजेंद्र जाए। थोड़ा सा हम एग्जाम पे आते हैं। तो कौन सा अटेम्प्ट था तुम्हारा एनडीए? मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट लिया 2020 में से, और अनफॉर्चुनेटली मैंने आपसे तैयारी की, मैंने सर आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। उसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया भोपाल से। उसके बाद मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया और मेरा नहीं हुआ। थर्ड अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरा नहीं हुआ। 4th अटेम्प्ट मैंने प्रेफरेंस चेंज की आर्मी टू नेवी, किसी को देख के कुछ थोड़ा सा किया, और उस टाइम में मैंने थोड़ा किया। और उस टाइम पे इस टाइम 4th अटेम्प्ट था मेरा, 4th एंड लास्ट अटेम्प्ट। इसके बाद मेरे पास कोई अटेम्प्ट नहीं था। इनफैक्ट मैंने टीएस का देने का सोचा था, बट मैं इतना लकी नहीं था। टीएस में मेरा सर कार्ड ही नहीं आया, और ये लास्ट अटेम्प्ट था। इसके बाद में सीडीएस वगैरह अप्लाई करता, लेकिन इस अटेम्प्ट में हो गया। तो अब देख रहे हो, जो बच्चे बहाने बनाते हैं ये उनके लिए सीख है कि बच्चा पहली बार कॉन्फ्रेंस तक जा पा रहा है और दूसरी बार क्लियर ही नहीं हो रहा है रिटर्न एग्जामिनेशन, फिर भी लड़का फाइट कर रहा है और अल्टीमेटली रिकमेंड भी हो जा रहा है। ये मैं इसलिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, जो भी बच्चा बोलता है ना
कि सर मैं तो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, अब मैं क्या करूं, मोटिवेशन इज डाउन, या फिर सर मेरे तो रिटर्न नहीं निकल रहे, मैं क्या करूं। आप बस दूसरों से सीखो और कुछ मत करो, जैसा आप करना चाहोगे वैसा हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप उतनी मेहनत करो। एंड विजेंदर इज द एग्जाम्पल। तो चलो, ये तो स्टोरी तो तुम्हारी मोटिवेशनल है ही। और एक बात मैं खासतौर से मेंशन करना चाहूंगा कि बिल्कुल ना गांव से जुड़ा हुआ लड़का है। मैंने पहले ही मेंशन करा था कि खेती बाड़ी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जब भी घर पे आता था ये छुट्टियों में, तो प्रॉपर मतलब जो अंकल आंटी से मेरी बातचीत उन्होंने बताया है कि भाई कंप्लीट जो खेती वाले काम है सारे संभालते, बिकॉज प्रॉपर फैमिली जो है वो फार्मर फैमिली। अब देखो आज भी यहाँ पे किस चीज की खेती है? ये सर मूंग पड़े हैं, काट के अभी खेत से लेके आए। हाँ। तो अभी इनका वेट करेंगे, तो सुखाते हैं पूरे दिन के अंदर फैला के, फिर वापस शाम को इकट्ठा करते हैं। जब सूख जाएंगे तब इनको निकालेंगे। तो मूंग की खेती तुम यहाँ पे कर रहे हो? जी सर। तो इसमें तुम खुद इन्वॉल्व हो? मैं पूरा सर, मैं पहले मैंने वो बताया जैसे आपने, पहले वो तोड़ के लेके आए, फिर उसके बाद थोड़ी देर वेट किया, फिर वो नीचे वाला वो भूसा वगैरह वो लेके आए, कभी इकट्ठा करके भी नीचे, फिर उसके बाद ये सब कुछ काट के ट्रैक्टर में भर के करते हैं। अभी इसका फिर क्या होगा अल्टीमेटली? अभी थोड़ा थ्रेशर वगैरह आएगी, तो पहले सूखने देंगे सर इसको 5-10 दिन तक, तो सूख वगैरह जाएगा। अभी क्या गीला होता है थ्रेशर के अंदर आ जाएगा, जैसे सूख जाएगा 5-10 दिन के अंदर फिर थ्रेशर लाके करते हैं। अच्छा, और अगली खेती किस चीज की? अगली अभी सर चना वगैरह, चना ग्राम। तो अब ये देख रहे हो, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है वैसे कि आप कहाँ से आ रहे हो, वहाँ पे किस टाइप की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करी जा रही है, कि ये सब इंटरव्यू पूछा तुमसे? पूरा सब डिट्टो। अगर मैं ये नहीं पढ़ता, ठीक है, तो मुझे लगता है कि काफी कुछ रॉन्ग इम्पैक्ट ज्यादा, बिकॉज आई एम फ्रॉम विलेज बैकग्राउंड से। विलेज बैकग्राउंड लोगों के घर में फार्मर, मेरे पापा का मैंने फार्मर प्लस शॉपकीपर लिखा था, तो उन्होंने मुझे डिटेल में पूछा कि हाउ कैन बी प्लस दो ऑक्यूपेशन कैसे करें। मैं कहा सर वो भी संभालते हैं और हम हेल्प करते हैं फार्मिंग के अंदर, शॉपकीपिंग के अंदर। तो काफी कुछ क्वेश्चन था, कैसे क्या उगाते हो, कब उगाते हो, क्या इफेक्ट पड़ता है, रेनफॉल का इम्पैक्ट वगैरह क्या करते हो, गवर्नमेंट की स्कीम को यूज करते हो नहीं करते, क्यों नहीं करते, सब कुछ मैंने बताया। सर थोड़ा इश्यू है, जो जमीन हमारे नाम नहीं है वगैरह, सब कुछ इश्यू था, बट काफी डिटेल में उसने पूछा। अगर मेरे को ये नहीं पता होता तो सम काइंड ऑफ रॉन्ग इम्पैक्ट जरूर जाता। मतलब उसको ये नहीं लगता कि ये बंदा जिसको पता है, ऐसा लगा नहीं, क्योंकि मैंने सब कुछ कर रखा था, कब करते हो, कितने कौन सीजन में आता है, सब कुछ तुमने डिटेल पढ़ रखा था। मैंने कर रखा था, तो इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, थोड़ा रिवाइज किया था, थोड़े टेक्निकल टर्म्स वगैरह पढ़े कि कौन सा पेस्टिसाइड, कौन से इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, तो क्या करना चाहिए, कैसे काम करते हैं। मेरे से पूछा कि कैसे काम करते हैं ये हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड कैसे काम करते हैं। मैंने कहा सर लीफ का पैटर्न होता है, एक्चुअली पैटर्न पे कोई काम करेगा, कोई पैरेलल फ्लोरेसेशन पे काम करेगा, उस हिसाब से। काफी थोड़ा बंदा वो टेक्निकल माइंड से था, उसको स्ट्राइक करके किया वहां से, उसको पता है। अगर उसको आप ब्लफिंग करने की कोशिश करो तो पकड़ ले, वहाँ पे ऐसा नहीं। अगर आपको पता है तो बोलो, नहीं तो सॉरी कहने का एक तरीका है सर। जैसे एक क्वेश्चन था, उसने मेरे से पूछा कि मैं सर वेरी गुड आर्टिस्ट हूँ सर, मैं आपको पेंटिंग्स वगैरह भी दिखाऊंगा सर। तो उसने पूछा कि एकदम सडनली उसने पूछा कि पेंसिल, उसके सामने पेंसिल पड़ी, तो उसने पूछा कि ये पेंसिल का क्या लगा हुआ। उस टाइम में कुछ स्ट्राइक नहीं किया, उस टाइम पे थोड़ा किसी बात पे स्माइल वगैरह कर रहे थे आपस में, तो मैं बता नहीं पाया कि ये क्या है। तो सिंपली एक लड़का बोलेगा कि सॉरी सर आई डोंट नो। अगर उसको नहीं पता है तो जाएगी सर इससे नहीं बोला सॉरी सर आई डोंट नो, तो मेरे को लगा कि नहीं ठीक है, इससे कमांडो रैंक का है, उसका कोई कमोडो है, तो अपन इसको ऐसा नहीं बोलते। मैंने कहा सर आई एम ए वेरी गुड आर्टिस्ट, आई नो द नेम, आई हैव मल्टीपल टाइम्स, बट इस टाइम मुझे स्ट्राइक नहीं कर रहा। आफ्टर सेकंड मैंने कहा सर इट्स मी, स्टार्ट लाफिंग एंड बोला कि इट्स ओके। ऐसा भी नहीं कि उसको एकदम सीरियस दिखाना ही, मतलब अगर आप देखें तो लेने के लिए भी बैठा है, he wants to select you, he wants to select everybody, सबको सेलेक्ट करना चाहता है जो आ रहा है उसको, बट आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को। अगर आप थोड़ा सीरियस दिखा रहे हो कि नहीं, तो उसको भी लगना चाहिए कि इस बंदा वेरी जो भी है बंदा है, कभी किसी के सामने इंटरेक्ट करेगा तो उसको फील नहीं होगा कि बोरिंग बंदा है। ये एक्चुअल ऑफ साइकोलॉजी आप देख रहे हो, ये बोल रहा है बस सुनने का दिल कर रहा है कि बोलता रहे बस, ये इसके नेचर में इनबिल्ट है। एंड वही चीजें वहां पे मतलब आई एम डैम श्योर वही चीज उन्होंने देखी भी है। ये मैंने खुद बना रखे अपने हाथों से। मम्मी का नाम स्कूल में हमारे क्राफ्ट क्लब है सैनिक स्कूल में, उसमें बच्चों को सिखाते हैं कराने ये बनाना। ये क्या मतलब हाथ से करे चीजें वगैरह चीजें से कर करके मैंने कर रखी। अच्छा अच्छा, जब देखा उसे प्रॉपर फिनिशिंग नहीं है, लकड़ी कहीं दिख रही हो जाए, इसको तो बोले कि लगाना चाहिए तुम्हें घर के एंट्रेंस अभी बनाएंगे।
आप अगली बार आओगे कहीं और से तो आपको मिलेगा लगा ये स्कूल में क्राफ्ट कलर उसमें सिखाते हैं हाँ, जबरदस्त भाई, कलाकार लग रहा है एकदम। ये तो बढ़िया है, इसको तो लगाओ बाहर लगा हाँ, बाहर लगाओ पत्थर की पॉलिशिंग वगैरह हाँ, पॉलिश करवानी पॉलिश करा अब विजेंद्र की ये मतलब घर के छत पे आ गया हम। ये पहले मतलब जैसे बताया अंकल जी ने, पहाड़ पे बनाया हुआ है कंप्लीट घर, तो ऑब्वियसली हम थोड़ा सा ग्राउंड से काफी ऊपर आ गए हैं। एक तो पहले पहाड़ पे, फिर हम सेकंड फ्लोर पे भी आ गए हैं। एक चीज आपने नोट करी होगी जो विजेंद्र ने भी बोली, कि जो इससे पूछी गई चीजें, क्या पूछा गया कि भाई एग्रीकल्चर से रिलेटेड, बिकॉज इसने लिखा था कि फार्मर फैमिली है, शॉपकीपर है, तो कंप्लीट डिटेल शॉपकीपर की भी ली गई, फार्मर की भी ली गई। तो ये क्या मतलब, इट्स नॉट दैट कि आपको मतलब फार्मिंग का पता होना चाहिए, इट्स अबाउट दैट जिस जहां से आप आ रहे हो, जिस बैकग्राउंड से आप आ रहे हो, उसका आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ये अच्छा होमवर्क इसने कराया था, और खुद जब ग्राउंड से जुड़ा हुआ बंदा है तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, सब कुछ खुद से पता है, राइट। चलो अभी जल्दी थोड़ा सा रिटर्न एग्जामिनेशन में फोकस कर लेते हैं कि रिटर्न में तुमने तैयारी कैसे करी थी, मतलब स्टार्टिंग से पहले अटेम्प्ट से अब तक। मैं थोड़ा सा सर आपको आउट ऑफ द सिलेबस बताता हूँ सर, बिकॉज वही रिलेवेंट होगा। हाँ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सर मैंने जब मैं 10th 11th मैंने सुना है कि मैथ तो बहुत जरूरी है। हाँ। और मैंने आपको 11th बताया कि कुछ स्कूल में कुछ दिक्कत हो गई थी मेरे हिमांशु के साथ, तो मैथ इतना कवर नहीं कर पाए। हाँ। फिजिक्स वगैरह केमिस्ट्री वगैरह हमने कवर की, तो मेरा सर जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था 10th तक मैथ, वही मेरा वीक पॉइंट हो गया 11th में आके। मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा सर, सिर्फ इतना जो 3D वगैरह चैप्टर थे, जो ज्योमेट्री से रिलेटेड मैंने चैप्टर पढ़े, जो कैलकुलस का पार्ट था वो मैंने छेड़ा ही नहीं, बिल्कुल नहीं छेड़ा। मुझे लगा कि मैं पास हो जाऊंगा, तो मेरे को लड़कों को पास कराना था स्कूल के, तो मैंने इतना छेड़ा नहीं, उनको लग गया तो मैंने नहीं छेड़ा। 12th में मैंने सिर्फ फोकस किया। 11th में बेस कंप्लीट नहीं था सर, लिमिट वगैरह मैंने जो कैलकुलस के पार्ट थे वो नहीं पढ़ रखे थे, तो मुझसे वो 12th के टाइम पे भी नहीं पढ़ेगा, तो मैंने उधर फोकस किया। बट सर मैंने फोकस किया 3D ज्योमेट्री वगैरह पे, उस टाइम पे मेरा गेट अच्छा था, तो मेरा वहाँ पे इनफेक्ट मैं ये कहूंगा कि बिना पूरी कैलकुलस को छुए सर, मैंने इवन 4 अटेम्प्ट में एक भी कैलकुलस का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। अब तक इस बार अटेम्प्ट मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया सर, किसी भी सिंगल अटेम्प्ट में मैंने एक भी गेट इसका कैलकुलस का क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया। बिना कैलकुलस को टच की मैंने सर 2 बार रिटर्न निकाला। हाँ, वो अलग बात है सर, 2 बार मैं नहीं निकाल पाया, वो भी सर मैं मैथ की वजह से नहीं निकाल पाया था। पहले अटेम्प्ट मेरा सर अच्छा स्कोर रहा, क्योंकि जो मैथ का पेपर था वो इजी था, मेरी मैथ की कट ऑफ क्लियर हो गई, और जो मेरा स्कोर उठाया सर वो मेरा गेट में उठाया। गेट में मेरा इंग्लिश काफी अच्छा था, और जो साइंस पोर्शन मीडियम साइंस, और गेट पोर्शन मेरा काफी आया था। जो मैराथन वगैरह क्लास वगैरह मैंने काफी ज्यादा ले रखी थी। उस टाइम गेट क्या मतलब यूट्यूब पे उस टाइम पे पढ़ रहे थे मुझसे? मैंने सर वो यूट्यूब पे नहीं सर, अनअकैडमी उस टाइम मेरे वही नहीं पता था, यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं सर। अच्छा, अनअकैडमी पे ही मैंने आपको देखा, वहीं से पढ़ा, उतना टाइम भी नहीं था सर, 2-3 महीने का गैप मिला था। मैंने पढ़ा, क्लियर किया, और फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट में देखा कि चलो ठीक है फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, तो मैंने कैलकुलस को नहीं छुआ, मैंने कहा ठीक है। लेकिन सर मेरा गेट का स्कोर उसमें करीबन मेरे 400 प्लस नंबर थे, लेकिन मेरे मैथ का क्लियर नहीं। ओके, रिटर्न में रह गए। थर्ड अटेम्प्ट में सेम यही हुआ था, और लास्ट अटेम्प्ट मैंने सोचा कि लास्ट अटेम्प्ट है, इस बार तो मैं कैलकुलस छोड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा इस बार कैलकुलस करना है, बट फिर मैंने कहा कि नहीं, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको नहीं छोड़ना। ठीक है, कैलकुलस को पढ़ने मेरा पूरा टाइम चला जाएगा। ठीक है, जो चीज नहीं आती और जो आती है उसको पहले प्रूव करती है। ठीक है, उसके दम पे मेरे को निकालना। लेकिन मैंने जो उसके अलावा जो चैप्टर है सर, जो अनुशेष सर ने पहले बता दिया था कि जो अगर कैलकुलस नहीं करके जा रहे हो, तो बाकी जो चैप्टर बच गए उनको तो अच्छा करके जाओ। उनको अच्छा करोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपका गेट अच्छा है तो बाकी जो रेस्ट चैप्टर उनको अच्छा कर लिया। मैंने 3D वेक्टर ये चैप्टर बहुत अच्छे टेक्नो वगैरह इनमें मैंने अच्छा स्कोर कर लिया, तो मैंने 120 चले गए इस बार गेट। तो सर मैंने गेट के दम पे ही पेपर पास किया। मेरा ये काफी लड़कों ने मेरे जूनियर वगैरह पूछे नहीं भैया कैलकुलस नहीं आ रहा, मैंने सिंपल एडवाइस किया कि गेट अगर कैलकुलस नहीं आ रहा है छोड़ दो, इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो, क्योंकि 900 नंबर में से आपको 350 लाना है, तो जरूरी थोड़ी पूरा कैलकुलस को स्किप कर दो। ठीक है, बाकी चीजों को बेस्ट कर लो अपने आप। मैन जो है SSB है, ठीक है, यहाँ सिर्फ आपको पास होना है, तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। ठीक है, हमारे स्कूल में कोड लग रखा है कि हार्ड वर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। ठीक है, तो थोड़ा सा हार्ड वर्क करो, लेकिन इस हिसाब से करो कि टैलेंट अप्लाई हो। अगर नहीं आ रहा छोड़ो, दूसरे पे अप्लाई करो, वहां अच्छा करो। ठीक है, मेरा पर्सनली गेट बहुत अच्छा था, हर बार मैंने इस बार भी स्कोर गेट में काफी स्कोर कीजिए, और मैथ में मेरे को सर वो चैप्टर अच्छे करेंगे तो उन्हीं के लिए। ये कितनी मतलब बेस्ट अप्रोच बताइए इसने, आप समझ पा रहे हो इस चीज को? जैसे बच्चा ये अच्छा, ये सिर्फ मैथ पे अप्लाई नहीं होती है, ये इनफैक्ट पूरे NDA एग्जामिनेशन अप्लाई होती है। जो बच्चा बोलता है कि सर मैं इसको ना अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हर बार बोलता हूँ छोड़ दे, तो 900 में से 900 थोड़े लाने हैं। मैं तो 900 में से 400 450 बोलता हूँ, 350 पे भी आपका मामला क्लियर हो जाएगा, बट 400 450 टारगेट करते हो, 350 आराम से आ जाता है, राइट?
तो जीता जाता एग्जाम्पल विजेंदर है उस चीज का, ठीक है। तो इन चीजों पे मतलब बेवजह गलत जगह टाइम वेस्ट मत करो, जहां आपका स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है वो करो। मेरा एक गेट में एक हमेशा रहा है कि वो सिलेबस पूरा कंप्लीट करो, मतलब ताकि इजी क्वेश्चन ना छूटे। स्कोर सर आपका गेट टू 90% लोग इसको गेट उठाएगा। जो बंदे IIT वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग है उनका कि मैथ का वैसे, बाकी 90% जो तैयारी कर रहे हो मेरे जैसे लड़के हैं सर, जिनका गेट अच्छा है, जिनने अगर कर रखे, उनके लिए गेट को ही उठाना सर सबसे बेस्ट है। वो इसका रीजनिंग में ना एक क्वेश्चन 4 नंबर दे देता है, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी का आ रहा है सर। तो ये नहीं भाई जबरदस्त, मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट सटीक बात कर दी विजेंदर ने। तो भाई रिटर्न का तो एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से बिल्कुल एप्ट इंफॉर्मेशन विजेंदर ने दी। थोड़ा सा एसएसबी भी ज्ञान की वर्षा करो कि एसएसबी को कैसे अप्रोच बेसिकली बच्चों को करनी चाहिए। तुम तो भाई ऑब्वियसली बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गए, एक बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, 2 बार नहीं निकाल पाए, तो क्या अप्रोच रही? सर मेरा पर्सनली ये अप्रोच रहा, मैं पूरे कैडेट्स को ये बताऊंगा कि पहले जो आपके सामने, पहले 90% लड़कों के सामने रिटर्न है, उसके बाद एसएसबी है। पहले पूरा फोकस जो सामने आपको हर्डल दिखा है, अब ये हर्डल है आपका रिटर्न एग्जाम, तो पहले पूरा फोकस रिटर्न पे करो। जैसे ही आपका रिटर्न कंप्लीट होता है उसके बाद आप चाहे बेसिक से शुरू करो, चाहे नेगेटिव से शुरू करो, फिर एसएसबी शुरू करो। उससे पहले आपने एसएसबी में टीईटी क्या होता है, आईए क्या होता है, उन सब पे नहीं जाना। आपने पहले ये देखना है कि पहले मेरे सामने अगर आपने रिटर्न में बहुत अच्छा स्कोर किया ना, तो सर मैं ये मानता हूँ कि एसएसबी का कॉन्फिडेंस 20-30% अपने आप बंदे का हाई हो जाता है कि हाँ अपने रिटर्न में 450 प्लस या 500 का रखा है, तो बंदा आराम से जो एसएसबी की तैयारी शुरू करता है उसका अलग से सर कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। सेकंड क्या है, कोचिंग जाना है, कोचिंग जाना। कोचिंग जाने का सर मेरे से पूछा था वहाँ पे एसएसबी के अंदर कि आपने कोचिंग किया कि नहीं किया। मैंने सर यस आई वेंट टू कोचिंग, तो उसने मेरे को थोड़ा रेस्पॉन्ड भी किया, यू आर फ्रॉम सैनिक स्कूल, व्हाट वाज द नीड ऑफ गोइंग टू दिस कोचिंग सेंटर एंड वगैरह वगैरह। मैंने कहा सर इट वाज माय लास्ट टाइम एंड ही इज आफ्टर एवरीथिंग फॉर मी। सर मैं कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहता जिसकी वजह से मुझे कल को ये लगे कि यार ये कर लेता तो मेरा एंडी होता। तो मुझे सर सारी ट्राई करना था कि मैं अपना 100% दूं, और मुझे लगा सर कोचिंग ये सबको इम्प्रूव करती है, बंदे को थोड़ा माहौल देती है जीडी वगैरह में, तो मैं कोचिंग गया। ये जो बात मैं इसको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये मैं कल परसों ही मेरी किसी से बात हो रही थी, ऑब्वियसली रिकमेंडेड था कोई, तो उसने भी सेम बात बताई थी कि मुझसे पूछा था, उसके जीटी ने पूछा था कि क्या आपने कहीं से कोचिंग करी है। तो वो जमाने गए कि जब कोचिंग करना नेगेटिव होता था, फिर उसने बोला था हाँ सर मैंने करी थी, तो उसके जीटी ने बोला था कि गुड, जो आपका ड्रीम है, एनडी आपका ड्रीम है, तो आप कुछ कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना चाह रहे हो। भाई आज के टाइम पे 100 बच्चे अगर जा रहे हैं, 100 में से 99 अगर अवेयर हैं अबाउट प्रोसेस एंड ऑल, या कोच होके जा रहे हैं, तो भाई अगर आप बिल्कुल ब्लैंक जाओगे तो ये कहीं से भी आपका पॉजिटिव नहीं दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कैजुअल अप्रोच दिखाएगा इनका। तो अगर आपने करी है तो बोलना चाहिए और करनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग मैं खुद मानता हूँ। चलो जी आगे फिर आप अबाउट प्रोसेस में सबसे पहले आपने बताया स्क्रीनिंग वगैरह होता है। मैंने पर्सनली ये फील किया और ये मैंने लड़कों से बातचीत की कि जो स्टार्टिंग में कुछ प्रोसीजर होते हैं, जैसे सर आपने देखा डॉक्यूमेंटेशन उसमें कुछ हवलदार वगैरह थोड़ा हाइपर हो जाते हैं, किसी बच्चे का कुछ 10th की मार्कशीट लेके आए तो थोड़ा हाइपर हो गए, उसको काफी डांट दिया। उसको देख के बाकी जो फ्रेशर लड़के हैं वो भी डिप्रेशन में आते हैं, ये सब बहुत क्या हो रहा है 10th में। तो ये सब नहीं लेना, ये सब सर डिमोटिवेशन के फैक्टर होते हैं। दूसरा जो ब्रेकफास्ट के लिए भेजते हैं तो बंदे देखते हैं रिकमेंडेशन बंदा रखा है, इसका हो गया, तो थोड़ा अंदर फील करना कि यार इसका होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा। इन सब चीजों पे बिल्कुल फोकस नहीं करना, अपने को फोकस करना है कि अपन क्या प्रिपेयर करके आए। अपन इतना सब कुछ पढ़ के, इतना तैयारी करके इसलिए नहीं करके आए कि इनको देख के अपन डिमोटिवेशन नहीं, अपने को अपना भरोसा रखना है कि नहीं मेरे को करना, इनने कर लिया अच्छा इनके लिए बेस्ट ऑफ लक, पर अपन को पूरा भरोसा होना चाहिए कि हाँ इतनी प्रिपरेशन की है तो बस अपने को अपना फुल देना, आगे जो होगा देखा जाएगा, वहां पे सेलेक्ट करने के लिए बैठे। तीसरा सर जब ये अपना ये रीजनिंग टेस्ट हुआ, मैंने सर नॉर्मल परफॉर्म किया, रीजनिंग टेस्ट में इतना कुछ खास नहीं, बंदा अगर रिटर्न इसलिए क्लियर किया वो आराम से उसका आराम से अच्छा होता। जब स्टोरी लिखने की बात आई सर, तो एक स्टोरी थी मेरे वाले पिक्चर में, जब 3-4 सोल्जर वगैरह लेटे हैं, पीछे एक लड़का दूरबीन लेके फौजी ड्रेस में वो देख रहा है, तो 30 सेकंड सबने स्टोरी देखी, वो जैसे ही 30 सेकंड खत्म हुए सब स्टोरी लिखने लगे। मेरे दिमाग में 2 थीम आई, या तो ये ड्रिल कर रहे हैं या फिर ये किसी कोवर्ट ऑपरेशन का पार्टिसिपेशन है। तो मुझे टाइम लग गया सोचने में कि या ये लिखूं या ये लिखूं, इससे मुझे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मैं देख रहा हूँ सब लिख रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, मेरे को 1 मिनट वेस्ट हो गया, इनफैक्ट मेरा 1.5 मिनट वेस्ट हो गया। सब ये सोच रहे हैं कि क्या करें, लिख पूरा लगभग कंप्लीट कर दिया, बट मैं ये माइंड में कैलकुलेट कर रहा हूँ इस स्टोरी पे मेरे को लगता है कि मैं बेस्ट लिखाऊं। फिर मैं गया कोवर्ट ऑपरेशन, मैंने कोवर्ट ऑपरेशन पे सिर्फ मैंने सर इफेक्ट बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ 4 लाइनें लिखी कि राम ये मेजर था, उसको ये ऑपरेशन मिला, बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसके बाद टाइम अप, मैंने सीट रख दी,
नॉर्मली लड़कियों को लगता है कि क्या हो, स्टोरी नहीं लिखना मैटर नहीं करता सर, हाउ यू प्रेजेंट, आपकी थीम क्या थी बस वो चाहिए होती है, अप्रोच क्या है। फिर मैंने सब बाहर आया और फिर मैंने एक्शन जोड़े उसमें कि मैं ये लिखता, जो मैं लिखता वहां पे वो सब मैंने बाहर अपने माइंड में रिकॉल किया। जब नरेशन का टाइम आया तो मैंने वो सारी चीजें पूरी उसी टाइम पे डिलीवर करी पूरा जोश के साथ। स्टोरी मैंने से 4 ही लिख रही थी, वो मैटर नहीं करता कि लड़के सोचते हैं कि यार मैंने तो कम 4 लाइन लिखी, तो बाहर आके थोड़ा सोचने लग जाते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, उस वजह से उनका आगे वाला परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। ये नहीं करना है, कुछ भी लिखो मैटर नहीं करता, आपने हर स्टेज पे एक्टिव रहना है, वही मैटर करता है एंडिंग तक। इवन कुछ लड़कों का कॉन्फ्रेंस तक सब कुछ खराब जाता है, बट वो कॉन्फ्रेंस में आगे एज ले जाता है, वही लास्ट तक छोड़ना नहीं, क्या पता किस मोमेंट को क्या चेक करें, ठीक है, तो लास्ट तक लगे रहना। मुझे पता था मैंने 4 लाइनें लिखी तो मेरा मामला सर वहां पे खराब, तो मैंने लेक्चरेट के अंदर बहुत अच्छा पूरा लाउड एंड क्लियर वॉइस के अंदर बहुत अच्छा डिलीवर किया। जीडी के अंदर मैंने पूरा सर पार्टिसिपेशन किया, ठीक है, कोई मेरे काउंटर कर रहा था तो मैं उसको इतना कुछ नहीं किया। इनफैक्ट रिपीटर था सर, तो वहां पे ऐसा होता है कि रिपीटर्स के ग्रुप में सबको अच्छा पॉइंट देनी चाहिए, बट मैं नॉर्मल बिहेव कर रहा था। इनफैक्ट मैं चुप नहीं हो रहा था, बाकी सब लड़के बोल रहे थे कि, लेकिन पूरा बराबर अच्छे से पार्टिसिपेशन किया और मैं तो मेन बात ये थी कि आपने कितना लिखा मैटर नहीं करता, आपने सिंपल बात है कैडेट्स की, आपको उस टाइम पे सिर्फ 1.5 मिनट मिलेंगे अफसर बनने के लिए, उस 1.5 मिनट में आपने जो कर दिया तो आप अफसर बन गए, स्क्रीनिंग हो गई, एक तरह से आधे अफसर बन गए। उस 1.5 मिनट में आपने कुछ नहीं किया तो आप वापस करा, तो याद रखना कि वो 1.5 मिनट छोड़ना नहीं, आपने इतना तैयार किया। आपने जैसे शरीर स्कूल वाले की स्पेशली बता रहा हूँ, उन्होंने 7 साल वहां तैयारी की है, फिर 1 साल बाहर, इतना सब इसलिए किया है कि आप 1.5 मिनट वहां कुछ नहीं कर पाओ, सब कुछ लगा देना, उस 1.5 मिनट के अंदर पूरा माइंड पूरा एक्टिव रह के वो करना है। आपने जो सिविल लड़के भी हैं जो बाहर के स्कूलों से आते हैं, आपने भी खूब तैयारी किया वगैरह सब आप तो इतना इसलिए करके आए कि आप 1.5 मिनट दूसरों को सुनो, दूसरों से काउंटर खाओ, नहीं, इतनी तैयारी करके इतनी कोचिंग दियो, इतना तैयार किया, उस 1.5 मिनट में अपना बेस्ट और आप तुम बता भी रहे लड़का हुआ भी। हाँ, अभी एक लड़का है, उसने मेरे से कल ही बात की, मेरी स्कूल का योगेश, और जस्ट उसने सेम पैटर्न उसने अपना 1.5 मिनट में बेस्ट दिया और उसकी हो गया, चल रही उसकी स्क्रीनिंग चल रही है और कोऑर्डिनेटली हो जाएगा, बस हो जाए तो उसका भी इंटरव्यू लेने जरूर है कि ये देख रहे थे तो वो तुम्हारा स्टूडेंट हो जाएगा। नहीं भाई ऐसी एक देखो, एक होती है चीजें पता होना, एक होती है दूसरों को सिखाना, तो इसके अंदर वो चीज है, इसमें मतलब जो हमने काफी कुछ यहाँ पे वीडियो में नहीं बताया, हम बता भी नहीं सकते कि इसमें दूसरों को पास कराने के लिए खुद के बहुत बार इसने मार्क्स खोए हैं, तो ये खुद आना और दूसरों को साथ में लेके चलना, ये कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी इसके अंदर बहुत पहले से थी। मतलब ऑब्वियसली इन चीजों को इसने वहां नहीं बोला होगा, लेकिन वो इनबिल्ट तो है ही ना, दिख रही है। चलो भाई आगे और इन जनरल बातें एसएसबी जनरल सर, एक पूरा एक मिथ है सर साइकोलॉजी का, मेरे साथ हुआ इस बार, ठीक है, मैं शेयर करता हूँ सर आपसे कि जैसे ही मेरा काफी सर क्या हुआ, जैसे स्क्रीनिंग हुआ तो मैं थोड़ा सोशल लड़का था, तो मेरी काफी लड़कों से दोस्ती हो गई वहाँ पे। फर्स्ट डे जो सैनिक स्कूल में थे, मेरे जूनियर वगैरह थे वहाँ पे आए थे, जो बाकी सैनिक स्कूलों से जो पहले भी 12th में, तो हम काफी लेट हो गए सर सोते सोते, तो मेरे को जैसे 2-2:30 बजे सोने में, तो आपको नींद आ रही काफी, सुबह साइकोलॉजी टेस्ट था, तो आंखों में काफी नींद और साइकोलॉजी टेस्ट भी देना। पहली और सेकंड स्टोरी मैंने लिख दी, सेकंड स्टोरी को पिक्चर देख रहा हूँ, एक पेज पलट गया और दूसरा पेज पलट गया, ठीक है, 2 पेज पलट गई, तो 3rd 4th स्टोरी है वो मेरी चली सर 7th और 8th पेज, मैंने वहां लिख दी और फिर मैंने देखा कि पेज तो एक ही बचा और स्टोरी इतनी, उस टाइम पे लगा कि फर्स्ट पेज था, स्क्रीन में सब कुछ खराब हो गया, लास्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने सिर्फ 5 से सेकंड सोचा कि नहीं हो गया तो हो गया, अब अच्छा करूँ में अच्छा कर दूंगा, स्टोरी सीक्वेंस खराब हो गई, फिर मैंने सर वो जो बाकी सीक्वेंस है वो सब सही लिखी, और फिर मैंने उनको डार्क सर्कल कर दिया, उनने मार्किंग करी थी उनको तो क्रॉस कर दिया, मैंने अपनी मार्किंग करी, और फिर सर मैंने पूरा एकदम से एकदम अच्छा पूरे WT कंप्लीट की, पूरा SRT की। SRT में सब आगे सर हमको बताया कि 50 करने होते हैं नॉर्मल, मैंने 45 की, तो मैंने क्या किया सर, जैसे वो सीट का बोला कि सीट अब बंद कर दो, अब कलेक्ट कर दिया, तो मैंने पढ़ लिया पूरा, तो 5 SRT की मैंने पढ़ ली, और उनको फिर मैंने जब अपना सेल्फ डिस्प्ले टाइम है तो कंप्लीट मैंने 50 कर दिए, लेकिन पहले मैंने छोड़ना नहीं है क्योंकि मेरा सर ऑलरेडी खराब हो गया, तो मैंने कहा कि अब नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी आ जाएगा, अब मेरे को बेस्ट देना। फिर उसके बाद सर मेरा इंटरव्यू मेरा सर 9th नंबर मेरा स्क्रीनिंग था, मुझे लगा लेट होगा, बट उन्होंने मेरे को पहले ही बुला लिया, ठीक है, 4 ग्रुप आके चौथे ग्रुप में मेरा नंबर पहले आ गया, प्रेसिडेंट सर ने मेरे को पहले, डेप्यूटी प्रेसिडेंट जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया उन्होंने मेरे को पहले बुला लिया। पहला क्वेश्चन यही था कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कमिंग ऑन फर्स्ट एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेज। ओके, मैंने कहा सर इफ यू आर कमिंग फर्स्ट एंड वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, वी आर जस्ट कमिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल टेस्ट, तो माइंड फ्रेश रहता है, जो बोलूंगा सर फ्रेश बोलूंगा। अगर मुझे थोड़ा टाइम मिला होता, सीरियसली बता रहा हूँ सर, मुझे टाइम मिला होता तो मैं बाहर जाता, मैंने नोटबुक लेके आया, मैं उनको पढ़ता और फिर मैं आगे रटा,
स्टार्टेड लाफिंग। उसके बाद सर मेरा इंटरव्यू एकदम फ्लुएंट गया। उनने मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से वो इम्प्रेस हो गए, ठीक है, जो ये कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन से लास्ट इंप्रेशन हुआ मेरे साथ। जैसे मैंने आंसर बोला कि सर मैं खुद पढ़ के आता, मैं रट के आता सर, ठीक है, मग अप एवरीथिंग एंड देन आई कम इन, स्टार्टेड लाफिंग एंड देन फिर उसने पूरा एकदम स्मूथली कंडक्ट किया। इवन वो काफी डीपली किया, कुछ किस्म के आंसर में नहीं दे पाया, लेकिन जो मैंने पहला इंप्रेशन बनाया था मैंने लास्ट तक मेंटेन किया। वो तो सर है कि अच्छा आंसर देने हैं, ठीक है, ज्यादा उधर उधर नहीं करना, लॉजिकल बातें करनी। शायद इंटरव्यू में अच्छा क्या कुछ चीजें, जैसे इंटरव्यू के अंदर मैंने आपको बताया सर लीड वाला पॉइंट हुआ, मुझे नहीं पता, बट हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग, ऐसा नहीं कि सर मुझे सब कुछ आता था, मुझे करीबन सर 60-70% क्वेश्चन के आंसर ही आते थे, 30% मुझे नहीं आते थे। वो नॉर्मली किसी लड़के को नहीं आते, वो बाहर आके बोलते हैं। ज्यादातर ये मिथ है कि आके ये बोल देना चाहिए कि जिसका नहीं आता उसका आंसर सर आई डोंट नो, इट्स नॉट द वे। इतना हायर रैंक का बंदा है उसको आप डायरेक्टली बोलो सर आई डोंट नो, इट्स नॉट द करेक्ट वे। उसको बोलो कि सर हाँ आता था, कुछ भी एकदम पोलाइट, हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग, आपको जो आता है वो तो आप अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। दे आर चेकिंग कि आपको जो नहीं आता है, हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, उस टाइम पे आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, बाद में रिकॉल करके बता रहे हो, टाइम ले रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो मैटर करता है। उस टाइम पे मैंने थोड़ा जैसे नहीं आया स्माइल के साथ नहीं आता, हालांकि मैंने पढ़ रखा है बट मुझे नहीं आता। मतलब उसी चीज को एक्सप्रेस करने का दूसरा तरीका होगा ना, सॉरी सर मतलब अभी आई एम जस्ट नॉट एबल टू रिकॉल इट। हाँ मतलब इट्स स्लिप माय माइंड, यस, मतलब एक सीधा बोलना आई डोंट नो और एक ऐसे बोलना बहुत फर्क है, आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है। तो देख लो चीजें सब, हाउ यू आर ट्रीटिंग एन ऑफिसर, वैसे ही वो आपको ट्रीट करेगा। यू आर ट्रीटिंग लाइक इन जनरल कैडेट, तो भी आपको जनरल कैडेट समझ के बाहर कर देगा। ट्रीटिंग लाइक एन ऑफिसर देन ही विल ट्रीट यू लाइक एन ऑफिसर, तब जाके सर आगे अपनी दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा। आगे कुछ तरह से कई बातें थी इंटरव्यू के अंदर, जैसे कि उसने मेरे से पूछा कि फ्रेंड्स के बारे में पूछा, अच्छा कि आपके फ्रेंड्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाओ कौन कौन पढ़ने में तेज है। तो मैंने जो रियल था वो बताया, जैसे मेरे 3 दोस्त है, प्रतीक वो फर्स्ट पे आता है, अवधेश वो सेकंड पे आता है, थर्ड पे कौन आता है। और उसने जैसे इंटरव्यू के लास्ट में पूछा कि वो क्या करते हैं, उन्होंने बताया जो प्रतीक है सबसे पढ़ने में तेज वो नीट कर रहा है, जो सेकंड अवधेश है वो एनडीए कर रहा है, और जो थर्ड है रविंद्र वो तैयारी कर रहा है उसका रिटर्न का। तो कहाँ क्या पूछेंगे वो कोरिलेट होगा सर। अगर मैं बोलता कि रविंद्र नीट कर रहा है तो फिर वो पढ़ा तो है नहीं, तो कोरिलेट हो जाता कि नहीं ये कहीं ना कहीं क्रॉस कर रहा है अपने। यस यस, तो जो बोलना है सही बोलना है, बट इतना भी नहीं कि आप बोलो अच्छा बोलो, ठीक है, बट हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग दैट ओनली थिंग मैटर्स। देखो सब्जेक्ट के बारे में तो एक एक चीज विजेंद्र ने खोल के बताई, बट कुछ ऐसी चीजें जो मैं इसे स्पेशली जानना चाहता हूँ। इसने 4th अटेम्प्ट में जो कि इसका लास्ट अटेम्प्ट था उसमें हुआ है, और ये तब जब पहले में कॉन्फ्रेंस आउट और सेकंड थर्ड रिटर्न ना निकले, तो जो जर्नी है विजेंद्र बहुत टफ रही होगी, मैं समझ सकता हूँ इस चीज को। तो उसने अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा, लोगों ने क्या कहा, मतलब मैं समझ रहा हूँ ये चीज बहुत मतलब दिक्कत वाली है, तो तुमने कैसे अपने आप को बनाए रखा उस चीज में? सेकंड अटेम्प्ट किया मैंने, प्रिपेयर किया, बट नहीं हुआ। इस टाइम क्या हुआ, और भी जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबने एकदम लाइटली ले लिया कि नहीं कुछ नहीं हुआ, उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया एकदम से। पीछे से टीजिंग वगैरह भी होने लग गई, फैमिली को, पेरेंट्स को प्रेशर कर रहे हैं कि चलो इसको आर्मी में भेज दो, ठीक है, एज ए सोल्जर भेज दो, इसको कुछ तो करे ही, ठीक है। बट मैंने सोचा कि नहीं करना है, और ये सब देख के मेरे को अंदर, मैंने किसी को कहा नहीं सर, किसी को मुंह पे नहीं बोला कि नहीं मैं नहीं क्यों सोल्जर बनूं, ठीक है देखेंगे, पर मैंने अंदर सोच रखा था इनको बताना है, बोल के नहीं बताऊंगा। अभी मैंने सिर्फ इनको कहा नहीं है कि मेरा हो गया, नहीं, उनको पता लग चुका है, ठीक है, बट मैंने अंदर रख रखा था। तीसरे टाइम में नहीं हुआ तो मेरे अंदर से काफी ज्यादा हो गया, अब तो करना ही है। उनका और सर काफी ज्यादा पूरा सोच लिया हो गया कि नहीं अब तो कुछ नहीं होगा पूरा एकदम। लेकिन सर मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा, भगत सिंह के देश में सर किसी को मोटिवेशन की जरूरत कहाँ पड़ी, अपना देश इतना महान है सर, तो मोटिवेशन वहां से मिलता था सर। कि 23 साल का लड़का जो फांसी चढ़ गया सर, इतना ज्यादा मोटिवेशन था कि नहीं हो रहा कोई बात नहीं, बट मैं रुका नहीं। मैंने लास्ट अटेम्प्ट में इसमें जवाब देना है, तो फिर लास्ट मैंने तैयारी की, और मैंने अभी तक बोला नहीं उनको, पर उनको पता लग चुका है, रिजल्ट बोलता है। नहीं यार ये है ही ना, मतलब देखो डटे रहना इंपॉर्टेंट है। जिस चीज का आपने सपना देखा है, जो आपका ड्रीम है, उसके लिए एफर्ट्स आप करोगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन एक बार एक पॉइंट पर अगर इंसान थोड़ा थक जाता है, थकना नहीं है, लगे रहना है। मुझे मतलब इस पर इसने बताया भी मुझसे कॉन्फिडेंस, अगर एमडी नहीं होता तो मैं आगे भी करता, ठीक है, मैं सीडीएस देता, एफकेट देता, मुझे जाना तो था ही। वो तो इसकी मेहनत और इसकी लगन और ट्रू डेडिकेशन थी कि इसका एनडीए लास्ट रैंक में हो गया। एक बात मैं करना चाहता हूँ, अगर सर आपको कोई बोल रहा है और आप उसको पलट के जवाब दे देते हो ना, तो सर आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, ठीक है। उस एनर्जी को बचा के रखो, जो गुस्सा है ना सर अंदर, जो गुस्सा आ रहा है सर, उसको कंजर्व करके रखो, वो एनर्जी है सर। अगर ऑन द स्पॉट आपने उसे जवाब दे दिया कि नहीं मैं करूंगा, तो वो खत्म हो जाएगा। उसको पूरा कंजर्व करके रखो, वो सर मोटिवेशन देता है कि नहीं ये बताना। जितना अंदर रखोगे ना सर, उतना ज्यादा बाहर दिखेगा अपने आप से। बिल्कुल सही बात बोली।
अच्छा, एक और चीज जो हम मतलब इस वीडियो को हम एक्चुअली एंड नहीं कर रहे हैं, इसको एज फर्स्ट पार्ट बना के छोड़ रहे हैं, बिकॉज इसके बाद एक और स्टोरी आनी है जिसमें ये 3 दोस्त हैं, तीनों साथ में रहे हैं, साथ में पढ़े हैं, घर से बाहर साथ में, सैनिक स्कूल में भी साथ में थे, उसके बाद सैनिक स्कूल खत्म होने के बाद साथ में पढ़े हैं। इन तीनों की मैं मिलके एक स्टोरी कवर करूंगा जिसमें तीनों को एक साथ लेकर आऊंगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज के इस इंटरव्यू में इतना ही, बट ये खत्म नहीं हो रही है स्टोरी, विजेंद्र की स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं, अभी बहुत कुछ है जानने को जो हम तीनों दोस्तों के साथ इसकी कवर करेंगे, है ना। चलो भाई, बहुत जबरदस्त एपिसोड रहा ये, मतलब बहुत कुछ नया बताया और ऐसी चीजें बताई जो कोई नहीं बताता, ठीक है। तो ऐसे ही मोटिवेशन के लिए आप फतेह सीरीज को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। आपसे मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट कैंडिडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।